Good morning students. Welcome again in online classes. चैप्टर फर्स्ट के 10th क्लास में मैंने नोट्स दिए थे. आज उन नोट्स को हम एक्सप्लेन करेंगे. 10th क्लास चैप्टर 1 द राइज नेशनलिज्म इन यूरोप. सो रीड द नोट्स. हिस्ट्री का सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक निकाल लें और सबसे पहली जो पेज है हम उसको रीड करेंगे. आप ध्यान रखें, यहाँ पे एक पेंटिंग दिखाई गई है. उस पेंटिंग के अंदर मैंने पहले भी जिक्र किया था. उस पेंटिंग के अंदर खूब सारी चीजें दिखाई गई हैं. यहाँ जो चीजें इस पेंटिंग में फर्स्ट जो पोर्शन है इसमें दिखाया गया है उस चीज को यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है. ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म मेड चांस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप. अब यहाँ पे जो लोगों के पास एक फेडरिक सेरियू की जो पेंटिंग है उसके थ्रू ये दिखाया गया था कि लोग किस तरीके से राजनीतिक रूप से ये चाहते थे कि अब उन्हें एक नए राष्ट्रवाद का उदय हो जाना चाहिए, क्योंकि लोग उस राष्ट्र से खुश नहीं थे जिस राष्ट्र के अंदर जो चीजें चल रही थी. लोग अब अपने जनतांत्रिक सामाजिक संबंधों को या गणतंत्रों को मिलके एक बहुत अच्छा चित्र प्रस्तुत करके ये दिखा रहे थे कि हम क्या क्या चीज चाहते हैं. सबसे पहले 1948 में फेडरिक सेरियू ने एक फ्रेंच आर्टिस्ट था प्रिपेयर की एक सीरीज 4 पेंटिंग्स की जिसमें विजुअलाइज किया गया द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड मेड ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज दे कॉल्ड देम. वो एक जो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स जनतांत्रिक व सामाजिक गणतंत्रों को मिलके बना हुआ एक है उसको तैयार करना चाहते थे. आर्टिस्ट ऑफ दिस टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सनोफाइड द टेबेट्री ऑफ ए फीमेल फिगर. उन्होंने एक फीमेल फिगर के थ्रू हमें ये दिखाने की कोशिश की है कि आजादी को या फ्रीडम को वो एक, जैसे हम भारत को भारत माता कहते हैं ना, उस तरीके से वो आजादी को एक देवी के रूप में मानते थे. और वो देवी एक हाथ में मशाल लिए हुए है और एक हाथ में अपने हम जो राइट्स चाहते हैं, जो चीजें हम चाहते हैं उनको एक हाथ में पकड़े हुए है. लिस्ट है उसके हाथ में. अकॉर्डिंग टू द सेरियू Utopians vision the public of the world were grouped as the distinct nation identified through their flag and nation. अब ये Utopians क्या था? A vision of society that is the idea that is unlikely to actual exist. Utopia एक ऐसा समाज की कल्पना करते थे जो लगभग हम जो चीज सोचते हैं ना वो कंप्लीट हो ही ना, एक ऐसा समाज वो चाहते थे. ऐसे लोग जो थे कल्पना दर्शन में जो विश्वास रखते हैं उन्होंने अपने वर्ल्ड को दिखाया गया है. उन्होंने एक ऐसे नेशन को आइडेंटिफाई किया गया है जिस नेशन के अंदर पिक्चर के अंदर आप देखेंगे फ्लैग्स हैं या वो चीजें दिखाई गई हैं. ए नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन. एंड एक ऐसा समाज या ऐसा देश जिसके अंदर मेजोरिटी हो सिटीजन की, नॉट ओनली द रूल्स, सिर्फ रूल ही रूल ना हो बल्कि उन लोगों की भलाई के लिए भी काम किए जाएं. कम टू डेवलपमेंट इन द सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेप्ड हिस्ट्री और डिसेंट. उनको एक कॉमन आइडेंटिटी के साथ किया जाए और उनकी जो चीजें हिस्ट्री में चली हुई हैं या जो लोग ये चाहते हैं कि वो किस तरीके का समाज बने वो उस समाज के साथ बिल्कुल इक्वलिटी के साथ वो समाज उनको एक्सेप्ट करे, एक सम्मान की जिंदगी उनको दे, ऐसा वो चाहते थे. नेक्स्ट जो पॉइंट आया द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और आइडिया ऑफ नेशन किस तरीके से बना इससे. अब यहाँ पे एक लास्ट चैप्टर जो अभी हमने किया है उसके अंदर क्या चीज निकल के आई, ये जो पहला पोर्शन जो आप लोगों ने किया इसके अंदर हमने क्या चीज देखी, यहाँ से क्या क्वेश्चन बना, ये चीज आप देखो एक बार कि यहाँ से एक ही क्वेश्चन बना कि उस पेंटिंग के माध्यम से नेशन कैसा होना चाहिए, नेशनलाइज एमर्ज्ड या नेशनल स्टेट कैसा होना चाहिए, ये चीज हमारे सामने निकल के आई है कि वो एक ऐसा नेशन चाहते थे जिसके अंदर इक्वलिटी हो, जो लोगों की भलाई का काम करे. सभी लोगों के अलग अलग जो फ्लैग दिखाई दिए हैं तो अलग अलग लोग वहां पे रह रहे हैं, सब देशों को सम्मान मिले, सबको एक इक्वलिटी की भावना से देखा जाए, सबको एक डिसेंट लाइफ जीने का अधिकार मिले, एक मॉडर्न स्टेट ऐसे तैयार करने के बारे में यूरोप सोच रहा था. तो यहाँ से क्वेश्चन यही आएगा कि सेरियू की पेंटिंग से आप लोगों को कौन सा विजन या क्या चीज आपको देखने को मिली. नेक्स्ट जो है
दैट इज द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन यूरोप में जो ये फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, ये चीज है। सबसे पहला है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेशन कम्स विद इन द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन 1789। सबसे पहले क्लियर हमारे सामने यहाँ से निकल के आई। जिस टाइम पे क्या हुआ था, स्टेप टेकन बाय द रशियन रिवोल्यूशन टू द क्रिएट ए सेंस ऑफ द कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। एक कलेक्टिव आइडेंटिटी दी गई या इकट्ठा उन लोगों के साथ ये दिखाया गया कि फ्रेंच के पीपल इकट्ठे होकर अगर कोई रिवोल्यूशन कर सकते हैं। जिस तरीके से फ्रेंच रिवोल्यूशन की बात हम कर रहे हैं, रशियन रिवोल्यूशन हुआ था, या लोग ये सोच रहे थे भाई हर जगह रिवोल्यूशन हो रहा है तो क्यों ना हम भी करें, और इस रिवोल्यूशन से या इस क्रांति से कोई ना कोई ऐसा चेंज जरूर आएगा जो लोग फ्रांस के लोग चाहते थे। The idea of La Patrie, the fatherland, and the La citizen, the citizen, emphasize the nation of the united country enjoying equal rights under a constitution। वो चाहते थे कि सभी लोग जो उस जमीन से जुड़े हुए हैं और सभी वहां के रहने वाले सिटीजन, सब लोग इस इक्वलिटी के साथ एक यूनाइटेड कम्युनिटी से जुड़े हुए हों। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बने जिससे सब लोग इकट्ठे जुड़े हुए हों और सबको समानता का अधिकार मिला हुआ हो। कोई भी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट के लोग नहीं, बल्कि सभी लोग, फ्रांस के लोग एक ही नजर से देखे जाएं। द स्टेट जर्नल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एक्टिव सिटीजन एंड जस्ट ए मिनट, एनसीईआरटी को भी आप साथ में रखें। रीनेम्ड द नेशनल असेंबली, और उसका नाम रखा गया नेशनल असेंबली। जो स्टेट जर्नल था वो इलेक्टेड किया गया किससे, एक्टिव सिटीजन, और जो वहां पे एक्टिव सिटीजन थे उन लोगों के, और उसका नाम रखा गया नेशनल असेंबली। उनका एक न्यू फ्लैग, न्यू हायम्स एंड ओथ्स टेकन। ओथ्स का मतलब नई नई प्लेस दी गई, नए नए गाने, देशभक्ति के गाने बनाए गए, और उनका एक नया फ्लैग भी दिया गया। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को सेंट्रलाइज किया गया। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटी एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड। इंटरनल कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या है कि किसी चीज के आयात निर्यात पर जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज ड्यू टू द एबोलिश एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ द वेटेज मेजरमेंट जो थी, उनके बारे में भी सोचा गया। मतलब जो आने जाने पर आंतरिक रूप से जो सीमा पर कर लगा करता, उसको खत्म कर दिया गया, और नापने तोलने की जो एक व्यवस्था थी ना, एक जैसी व्यवस्था की गई। पहले क्या होता था कि कहीं पे किसी कपड़े का माप 52 इंच में मापा जाता था तो कहीं 65 में मापा जाता था, लेकिन अब क्या कर रहे थे वो इकट्ठा एक ही माप के साथ चलने लगा। फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज, अब लोगों की लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज हो गई। Students and the other members of the elected middle class begin sitting in Jacobin clubs। अब स्टूडेंट्स ने और उन मिडिल क्लास के लोगों ने जैकोबिन क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। वो क्लब्स किस तरीके की बातें करते थे, वो ऐसे बातें करते थे जिससे कि डिफरेंसेस जो थे ना लोगों के बीच में वो खत्म हो जाए, और उनके बारे में जो वेलफेयर की बातें हों वो आवाज उठाते थे। द फ्रेंच आर्मीज बिगिन टू begin to carry the ideas of nationalism aboard। अब फ्रेंच आर्मी के लिए मतलब सबके रास्ते खुल गए, मतलब कि उस फ्रेंच आर्मी में लोगों को आने की इजाजत दे दी गई। लोग अच्छे तरीके से फ्रेंच आर्मी को अपना सकते थे और ज्यादा से ज्यादा सेना को बढ़ाने की कोशिश की गई। रूल्ड फ्रांस, अब आ गया नेपोलियन। नेपोलियन रूल्ड फ्रांस फ्रॉम 1799 टू 1815। 1799 से 1815 तक इसने नेपोलियन ने राज किया। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन जो था वो एक ऐसा राजा था। नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूस मैनी ऑफ द रिफॉर्मर्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। नेपोलियन जो था वो क्या चाहता था? एक नेम्ड एब्सोल्यूट पावर इन 70 बिगिन इन द फर्स्ट काउंसिल के बाद ये आया था, इसने अपने पावर को गेन किया था। सिविल कोड ऑफ द 1804 का जो सिविल कोड था नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है, नेपोलियन ने इसको किया था। इसका मेन मकसद क्या था? नो डाउट
डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस। इसका क्या मतलब था कि कोई भी डाउट नहीं, लोग कुछ भी सवाल नहीं पूछ सकते, और डेमोक्रेसी लोकतंत्र को खत्म कर दो फ्रांस में। एंड एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड इज इनकरप्टेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। अब ये चाहता था कि उनका जो सिस्टम है वो इस तरीके का बने कि जहां पे सिर्फ नेपोलियन की बात चले या राजा के द्वारा बनाए गए सारे कानून चले। इक्वलिटी बिफोर लॉ वाज एस्टेब्लिश्ड। अब सिविल कोड ऑफ 1804 में अनयूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें की गई? सबसे पहले तो ये डिड अवे विद द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ के बेस पे राज्य किया जाएगा, राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। एस्टेब्लिश की जाए इक्विलिटी बिफोर द लॉ, कानून की नजर में सभी समान हो। एंड स्केयर द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी, और राइट ऑफ द प्रॉपर्टी को जो है राइट ऑफ द प्रॉपर्टी जो संपत्ति का अधिकार है उसे भी दे दिया जाए। फ्यूडल सिस्टम को एबोलिस्ट किया जाए। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम द सर्फडम एंड द मोनोरियल ड्यूज। अब जो पीजेंट्स हैं उनको उनको भी कुछ अधिकार दे दिए गए। जो किसान वर्ग जो था, जमींदार थे, उनको एक तो उनकी जमीनों, किसानों को जो लैंडलॉर्ड की थी वो जमीन खत्म कर दी गई। समान अधिकार देने के जन्म के आधार पे जो उन्होंने जो ये सिस्टम खत्म किया था ना, कि जो प्रिविलेज बेस ऑन द बर्थ के जन्म के आधार पे राजा बने, वो खत्म करने के साथ साथ उन्होंने संपत्ति का आधार को भी सुरक्षित कर दिया। उसके साथ साथ उन्होंने सामंती प्रथा, फ्यूडल सिस्टम को भी खत्म कर दिया, और भूदास्ता और जमींदारी शुल्कों में भी मुक्ति दिला दी। अलग अलग तरीके के जो कर थे, टैक्सेस थे, उनसे भी खत्म कर दिया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम था, उनको भी इम्प्रूव कर दिया। अब नेपोलियन टुक अवे द पॉलिटिकल फ्रीडम इंक्रीजिंग टैक्स। अब उन्हें पॉलिटिकल फ्रीडम दे दिया, इन टैक्स को खत्म कर दिया। इम्प्रूव द सेंसरशिप एंड द फोर्स द पीपल टू ज्वाइन द आर्मी। अब उसने लोगों को इस तरीके से अपनी उसके अंदर जोड़ना शुरू कर दिया कि फ्रांसीसी सेना का तोहफा देने की तरह स्वागत किया गया, कि जो फ्रांसीसी क्रांति में जुड़ेगा उन लोगों को मिलेगी खूब सारी जो है वो तोहफे मिलेंगे या उन्हें ज्वाइन किया जाएगा। यहाँ तक का चैप्टर आप लोगों ने करना है। उसके बाद सेकंड है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म यूरोप। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। यहाँ तक कि आप एनसीईआरटी को रीड करके अच्छे से तैयारी करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।